लिलोड़ी वडली की इस पावन पवित्र भूमि के लिए शहीद हुए आदिवासी पूर्वजों को मैं नमन करता हूं। मेरी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भूला वालोरिया लिलोड़ी वडली कि इस पवित्र आदिवासी भूमि के लिए अपनी शहादत देने वाले जो भील गणवीर हैं, उनके वंशज सभी आदिवासी भील भाइयों और बहनों का भी मैं यहाँ पर हार्दिक जोहार और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मैं अपना परिचय आपको दे दूं। मेरा नाम मणिलाल गरासिया। मैं राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत था। आदिवासी समाज के जनजागरण के लिए 8 वर्ष पहले मैंने अपनी इच्छा से अपनी जो प्रोफेसर की जो पदवी है उससे स्वैच्छिक रिटायरमेंट लिया, सेवानिवृत्ति ली और आज आदिवासी क्षेत्र में गांव-गांव घूम करके आदिवासी परिवार का, आदिवासी समाज का, आदिवासी के अधिकारों का जो संदेश है उस संदेश को पहुंचाने का कार्य मैं कर रहा हूं। और उसी कड़ी में मैं आज यहां पर भूला वालोरिया में आपके सामने मैं अपनी जाति का भी परिचय दे दूं। गरासिया, मणिलाल गरासिया नाम है मेरा। और गरासिया को अपनी भीली जो भाषा है उसमें बोलते हैं गराजा बोलेंगे। गरासिया तो गैर आदिवासी ने दिया है हमको। मूल गरासिया को कई शब्द है, गराज्या। तो जो गैर आदिवासी है वो गराज्या ने कहीं बोले गराइया, ठीक है। तो गैर आदिवासी हूं बोले गराइया, मतलब गराइवा। हेलो। और गरा का मतलब होता है खतरा। तो गरासिया जाति इतनी खतरनाक थी कि उससे बाकी सब लोग डरते थे, कांपते थे। तो वो गैर आदिवासी जो चाहे राजपूत हो या किसी भी जाति के लोग हो, वो क्या कहते थे, आदिवासी गरासिया आदिवासी जैसे ही पहुंच जाता था तो वो बोलते थे गराइया, गरा आ गया, गरा आवी गया, खतरो आवी गयो। और हमारे आदिवासी लोग वहां से उठ के चले जाते थे तो क्या बोलते थे, गराज्या, गरा जाता रही, मतलब खतरो टली गयो। तो इतनी लड़ाकू खतरनाक जाति जो है वो गरासिया। और इस सिरोही जिले में जो गरासिया हैं वो गरासिया भी अपनी बर्बरता के लिए, अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है, आज से 20 साल पहले स्थिति ये थी कि जोधपुर से हमारे बांसवाड़ा या उदयपुर की तरफ जाना होता था तो पिंडवाड़ा चौकी पे रास्ता 6 बजे बंद हो जाता था और उधर से इसरवाला चौकी में रास्ता बंद कर देती थी पुलिस कि यहाँ गरासिया जाती रहती है, वो मार देगी, इसलिए 6 बजे बाद इस एरिया में कोई भी नहीं जाएगा। एक बार मैं खुद हाई कोर्ट के काम से जोधपुर गया था, तो हम 8-10 साथी थे गाड़ी में। तो पिंडवाड़ा पुलिस चौकी जो थी वहां हमको 6 बजे रोक दिया, नहीं आप आगे नहीं जा सकते हो, यहाँ खतरनाक गरासिया जाती रहती, वो मार देती है। वो तीर भी चलाती है तो चलती गाड़ी में सीधे ड्राइवर को ही लगता है।
गोफन का पत्थर भी मारते हैं तो वो पत्थर भी सीधे चलती गाड़ी में ड्राइवर के सिर पे लगता है, ड्राइवर मर जाता है। तो मेरे साथियों ने कहा, यार गरासिया जी, आप हमारे साथ में हो, आप भी गरासिया हो, तो अपने को तो नहीं मारेंगे ही। तो मैंने कहा, नहीं भाई, मैं गरासिया जरूर हूं, लेकिन मैं वहां चला गया मेरे बाप दादे, इसलिए मैं इनके जैसा खतरनाक नहीं हूं। तो हो सकता है ये मेरे को भी ठोके कि तू साला वहां जाकर के बदल गया, इसलिए मैं भी रिस्क नहीं ले सकता इनके बीच में जाने की, क्योंकि मेरा स्वभाव भी यहाँ से मेरे बाप दादे वर्षों पहले, हमारे बाप दादे कहते हैं कि 7 भाई थे गरासिया, उनमें लड़ाई होगी तो एक भाई यहां से भाग करके चित्तौड़ गया, चित्तौड़ से फिर वो गया ठेठ चलते चलते गुजरात तक। तो उस पूरे एरिया में गरासिया जाति है। तो हमारे पूर्वज हैं, वो पूर्वज सिरोही से ही यहां से गए हैं। गरासिया जाति का मूल जो है उत्पत्ति स्थल वो सिरोही है, और यहां से अलग अलग जगह गरासिया गए हैं। तो मैं भी गरासिया आपका ही खून हूं, मुझे कोई आप उधर का गरासिया या बाहर का ये मत समझना। तो मैं यहां पर ये बात कहने के लिए आपके बीच में मैं आया हूं कि भूला वालोरिया या लिलोड़ी वडली में इस क्षेत्र के गरासिया, भीलो और आदिवासियों ने एक लड़ाई लड़ी थी। वो लड़ाई किसके खिलाफ लड़ी थी? वो लड़ाई लड़ी थी गैर आदिवासियों के खिलाफ लड़ी थी। उस समय के यहाँ के जो राजा हैं, जो ठाकुर हैं, उनसे ये लड़ाई लड़ी थी। और अंग्रेज को बुलाने वाले यहाँ के राजा और ठाकुर थे, क्योंकि यहाँ के जो आज अपने आप को राजपूत कहते हैं, क्षत्रिय कहते हैं, उनकी औकात आदिवासियों से लड़ने की नहीं थी। इसलिए वो आदिवासी को जीतने के लिए चापलूसी करके अंग्रेजों को बुला करके लाए थे। अंग्रेज अपनी मर्जी से नहीं आया था। तो मूल दुश्मन हमारा कौन था? इस क्षेत्र के जो अपने आप को आज राजपूत या क्षत्रिय कहते हैं, और हमारे आदिवासी गरासिया लोग आज के क्षत्रिय या जो भी राजपूत हैं उनको राबड़िया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राबड़िया। राबड़िया का मतलब होता है मिक्स। ओरिजिनल राजपूत, ओरिजिनल क्षत्रिय नहीं, जो मिक्स हैं, ओरिजिनल क्षत्रिय नहीं है, ओरिजिनल राजपूत नहीं है, उनको राबड़िया बोला जाता है। तो ओरिजिनल क्षत्रिय कौन है? ओरिजिनल क्षत्रिय, ओरिजिनल राजा के पुत्र आदिवासी। आज के जो राजपूत या क्षत्रिय हैं वो नहीं है। तो हमारे यहाँ जो लड़ाई हुई, जिसमें हमारे 50 या उससे अधिक जो आदिवासी भाई शहीद हुए, वो आदिवासियों से हुए शहीद हुए। हमारी इस क्षेत्र की जमीन के लिए लड़ते हुए शहीद हुए, इलाके के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। राणा पुंजा की बात आई तो राणा पुंजा जो लड़े महाराणा प्रताप के साथ मिल करके, तो राणा पुंजा के साथ जितने भी आदिवासी लड़े थे वो इलाके की लड़ाई लड़ रहे थे, क्षेत्र की लड़ाई लड़ रहे थे। और आदिवासी लोग नहीं चाहते थे कि कोई विदेशी, चाहे वो मुसलमान हो या चाहे कोई भी हो, वो आदिवासी इलाके पर आकर के राजा बने, आदिवासी इलाके का शासक बने। तो किस बात की लड़ाई थी? आदिवासी इलाके पर गैर आदिवासी के शासन को रोकने की लड़ाई थी। आदिवासी इलाके में गैर आदिवासी लोगों को आने से रोकने की लड़ाई थी, भूला वाले की लड़ाई। और
उसी के साथ आदिवासी क्षेत्र में गैर आदिवासी संस्कृति और गैर आदिवासी धर्म को रोकने की लड़ाई थी, भूलावालेरिया की लड़ाई। और ये लड़ाई केवल भूलावालेरिया के आदिवासियों ने नहीं लड़ी, ये हमारे बांसवाड़ा जिले में और गुजरात की बॉर्डर पे मानगढ़ जो पहाड़ है, उस मानगढ़ की पहाड़ी पर भी 1500 भीलों ने अंग्रेज और वहां के राजपूत राजा हैं उनसे लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुतियां दी थी। तो वहां की लड़ाई किस बात की थी? इलाके की लड़ाई थी और झंडे की लड़ाई थी, आदिवासी संस्कृति को बचाने की लड़ाई थी। आदिवासी का झंडा कौन सा? जिस झंडे में चांद और सूरज का निशान है उसको निशानी बोलते हैं। तो आदिवासी अपने झंडे को बचाना चाहता था, अपने इलाके को बचाना चाहता था, अपनी संस्कृति को बचाना चाहता था, अपने धर्म को बचाना चाहता था और गैरों की संस्कृति और गैरों को अपने इलाके में नहीं आने देना चाहता था। उस बात की लड़ाई आदिवासी लड़ी और वो लड़ाइयां आदिवासियों ने इतनी मजबूती के साथ लड़ी कि 1516 में अकबर मुसलमान जो पूरे देश का राजा बन गया था, सारे देश के गैर आदिवासियों को उसने हरा दिया था। सारे देश के गैर आदिवासी उस मुसलमान राजा की अधीनता स्वीकार कर चुके थे और जो आज अपने आप को राजपूत और क्षत्रिय कहते हैं वो भी उन मुसलमानों के पांव में गिर गए थे। जोधपुर के राजा ने अपनी बेटी अकबर को ब्याही थी, इतना गिर गए थे। आज के राजपूत जो अपने आप को क्षत्रिय कहते थे, अपनी बहन बेटियां मुसलमानों को ब्याह करके उनकी शादियां करवा करके भी वो राजा बने रहना चाहते थे। ऐसी गिरोही मानसिकता के लोग थे वो। महाराणा प्रताप के सामने जब ये परिस्थिति आई कि महाराणा प्रताप और उनके वंशज है, उनके घर से भी मुसलमानों के घर में डोलियां बुलाई जा रही थी, तब महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ को छोड़ दिया। और आदिवासी ऐसे लोग हैं जो महिलाओं की इज्जत करते हैं, महिला की इज्जत लूटते नहीं हैं, महिला की इज्जत की रक्षा करते हैं। अगर मैं आदिवासियों के बीच में चला जाता हूं तो ये आदिवासी मेरे घर की राजपूत बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। हमारी शरण में आया था महाराणा प्रताप और आदिवासियों ने महाराणा प्रताप के लिए नहीं लड़ा था, इलाके के लिए लड़ा था। और महाराणा प्रताप अपनी इज्जत और मान मर्यादा बचाने के लिए आदिवासियों के बीच में आया था और आदिवासियों ने उसकी इज्जत के साथ साथ अपनी खुद की बहन बेटियों की भी रक्षा की और इलाके की भी रक्षा की। पूरे देश में अकबर पर भी नहीं हारा, लेकिन हल्दी घाटी आदिवासी की सीमा शुरू होती है, वहां आदिवासियों ने पड़ाव डाला और बोल दिया कि होगा सारे देश का राजा, हमारे इलाके के राजा हम भील हैं और भीलों के एरिया में तू पूरे देश का शहंशाह होगा, लेकिन यहाँ नहीं आ। ये खून आदिवासी का था, ये वीरता आदिवासी की थी, ये वीरता गरासियों की थी। यहाँ के हल्दी घाटी में गरासिया लड़े थे, कोई हल्दी घाटी में बांसवाड़ा का भीला के नहीं लड़ा था या डूंगरपुर का भीला करके नहीं लड़ा था। डूंगरपुर का भील इसका मतलब कायर ऐसा नहीं था। हम वहां लड़े थे संतरामपुर के राजपूतों से और उनसे लड़ रहे थे हमारे लोग जो मानगढ़ पे शहीद हुए थे। तो यहाँ के गरासिया और यहाँ के भील हल्दी घाटी में जुड़े थे और महाराणा प्रताप के साथ मिलकर के मुसलमानों से यहाँ लड़ रहे थे, इलाकों को बचाने की लड़ाई। जब अंग्रेज इस देश में आए तो इस देश को बचाने के लिए, इस इलाके की जमीन को बचाने के लिए आदिवासी ने हथियार उठाया, आदिवासी लड़ा, दूसरी किसी भी जाति का व्यक्ति नहीं लड़ा। यहां से लेकर के मानगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश और इधर से पाकिस्तान की बॉर्डर तक आप देख लो, इतिहास उठा करके अगर एक साथ 5 गैर आदिवासी देश के लिए शहीद हुए हो और इतिहास में कहीं पर भी लिखा हो तो बता दो। लेकिन आज का अखबार बोला है हमारे आदिवासी कहते हैं 1000 से ऊपर शहीद हुए थे यहाँ पे।
लेकिन अखबार आज का बोला है 50 आदिवासी अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। मैं गैर आदिवासी से, राजपूतों से सबसे पूछना चाहता हूं कि 5 राजपूत एक साथ अंग्रेज से लड़ते हुए शहीद हुए हो तो बता दो कहां थी उस समय तुम्हारे खून में मर्दानगी? कहां चली गई थी? कहां चली गई थी तुम्हारे खून की मर्दानगी जब अकबर तुम्हारी बहन बेटियों से मुसलमानों के ब्याह करवा रहा था? आदिवासी की मर्दानगी उस समय भी मौजूद थी और आदिवासी की मर्दानगी आज भी मौजूद है। इलाके के लिए तब भी आदिवासी लड़ा था, इलाके के लिए आज भी आदिवासी लड़ रहा है और हम लड़ेंगे। 1874 में अंग्रेजों से लड़ने के बाद कई सारे अंग्रेजों को मार दिया आदिवासी ने और अंग्रेज हताश हो गए, निराश हो गए कि आदिवासी से नहीं जीता जा सकता है और आदिवासी इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो इस देश का मालिक है और दूसरी जाति के लोग इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि वो इस देश के नहीं हैं, वो बाहर के हैं, इसलिए नहीं लड़ रहे हैं। ये अंग्रेज को पता लगा, तब अंग्रेज ने कहा कि देश के मालिकों से लड़ करके हम नहीं जीत सकते हैं, मालिकों को विश्वास में लो, मालिकों से समझौता करो। तब अंग्रेजों ने आदिवासी के डर की वजह से 1874 में शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट बनाया, अनुसूचित जिला अधिनियम 1874 में, आज से 150 वर्ष पहले। और आदिवासी जिले बना करके अंग्रेजों को बोला कि इन जिलों में तुम अंग्रेजों का कोई कानून कायदा नहीं चलेगा। आदिवासी इस देश का मालिक तो है, लेकिन ये इलाका आदिवासी का घर है, इस घर में तुम्हारा कोई कायदा नहीं चलेगा। ये कानून आदिवासी ने लड़ करके बनवाया 1874 में। हमारा 1874 का जो आदिवासी एरिया है उसके नक्शे हमारे पास में मौजूद हैं। पूरी बॉम्बे स्टेट आदिवासी एरिया थी 1874 में। बॉम्बे स्टेट का मतलब आज का महाराष्ट्र, आज का गुजरात, आज का मध्य प्रदेश, आज का दक्षिण पश्चिमी राजस्थान और पाकिस्तान उस समय नहीं था, सिंध प्रांत तक बॉम्बे स्टेट आदिवासी एरिया थी। इतने एरिया में केवल आदिवासी रहता था, दूसरी जाति का कोई भी व्यक्ति नहीं रहता था। तो 1874 में बाप दादाओं ने एरिया लिया और इस एरिया के लिए कहा, हमारे बाप दादाओं ने, आदिवासी बिलों ने, कि गैर आदिवासी का धर्म और गैर आदिवासी की संस्कृति, गैर आदिवासी का झंडा हमारे आदिवासी एरिया में नहीं चलेगा और गैर आदिवासी का कायदा हमारे आदिवासी एरिया में नहीं चलेगा। ये 150 वर्ष पहले हमारे बाप दादाओं ने ये अधिकार लिया। इसके बाद में 1919 में संविधान बना, उसमें भी आदिवासी एरिया को बाहर रखा, अंग्रेजी में इसको एक्सक्लूडेड एरिया बोला। 1935 में भारत शासन अधिनियम बना, उसमें भी आदिवासी एरिया को बाहर रखा। यहाँ किसी का कोई कानून कायदा नहीं चलेगा, यहाँ केवल आदिवासी की मर्जी चलेगी, क्योंकि आदिवासी इस क्षेत्र का ही नहीं पूरे देश का मालिक है और मालिक को अगर उसके घर में छेड़ दिया तो हो सकता है इस भारत देश में भी नहीं रहने दे, ये भारत देश को भी खाली करवा दे। इस डर की वजह से आदिवासी को आदिवासी इलाका दिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का आदिवासी एरिया मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, सिंध प्रांत पाकिस्तान, आदिवासी एरिया। 1947 में इंडिपेंडेंट एक्ट बना 18 जुलाई को। उस इंडिपेंडेंट एक्ट में लिखा कि हम अंग्रेज इस देश को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन इस देश को जो भी जवाहरलाल नेहरू चलाओ या मोहम्मद अली जिन्ना चलाओ, लेकिन कायदा आदिवासी ने बनाया है वही चलेगा, कोई नया संविधान तुम नहीं बनाओगे। ये इंडिपेंडेंट एक्ट 1874 में लिखा और लिखने के बाद में
वो यहां से गए। लेकिन ये हमको क्या पढ़ा रहे हैं कि आदिवासी को अधिकार किसने दिया है? भीमराव अंबेडकर ने दिया है। ये कह 1874 में हमारे बाप दादाओं ने लड़ करके ले लिया था। तुम्हारे अंबेडकर का जन्म तो 1851 में हुआ भाई। आदिवासी के ऊपर किसी ने कोई मेहरबानी नहीं की है। आदिवासी ने जो लिया लड़के लिया है। किसी ने हमें खैरात नहीं दी है, किसी ने हमें भीख नहीं दी है, क्योंकि आदिवासी दातार कौम है, देने वाली कौम है, आदिवासी लेने वाली कौम नहीं। तो आदिवासी ने जो लिया लड़कर, और ये आदिवासी एरिया जिसको कहा जाता है वो आदिवासी एरिया हमारे बाप दादाओं का लिया हुआ है। आज के संविधान में इसको अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं। अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल एरिया बोलते हैं। शेड्यूल एरिया के लिए हमारे बाप दादाओं ने कानून बनाया। क्या कानून बनाया? कि पूरा देश आदिवासी का है, देश का मालिक आदिवासी है, लेकिन एरिया आदिवासी का है। उसमें सारे देश में तुम रह सकते हो, लेकिन एरिया में आदिवासी को छोड़ करके दूसरे का कोई अधिकार नहीं होगा। आदिवासी को छोड़ करके आदिवासी एरिया में किसी का खाता नहीं हो सकता। अगर है तो गैर कानूनी। आर्टिकल 244(1) में लिखा हुआ है कि आदिवासी एरिया की जमीन का मालिक केवल आदिवासी। और उसी हिसाब से 1997 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। उस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बोला गया कि आदिवासी एरिया में केंद्र और राज्य सरकार की 1 इंच जमीन नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट 1997 में बोली कि केंद्र और राज्य सरकार की 1 इंच जमीन नहीं है। तो केंद्र और राज्य सरकार को आदिवासी का मूल निवास प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं है। आदिवासी का जाति प्रमाण पत्र देने का अधिकार नहीं है। आदिवासी की जाति तय करने का अधिकार नहीं है। आदिवासी कौन है ये आदिवासी जानता है। इस एरिया का कौन है ये आदिवासी जानता है। आदिवासी एरिया के बाहर का हुआ तहसीलदार, SDM, कलेक्टर को मालूम नहीं है कि कौन आदिवासी है और कौन आदिवासी है। तो कौन तय करेगा? हमारा प्रधान इस एरिया का है। ये ग्रासिया जी प्रधान है, वो तय करेगा कि कौन आदिवासी है कौन गैर आदिवासी। ये प्रधान तय करेगा, ये सरपंच तय करेगा कि कौन इस एरिया का है कौन इस एरिया का नहीं है। ये सरपंच तय करेगा, ये प्रधान तय करेगा कि कौन इस एरिया में नौकरी करेगा और किसको इस एरिया में नौकरी नहीं करने देनी है। ये कायदा हमारे बाप दादाओं के लिया हुआ है, जो आज भी संविधान में लिखा हुआ है कि 100% 100% जमीन आदिवासी की, तो 100% नौकरी भी आदिवासी की होनी चाहिए। लेकिन 73 वर्षों से जो लोग जो गद्दार हैं, देशद्रोही हैं, संविधान के अनुसार देश को नहीं चला रहे हैं। इस देश का नाम भारत है, जो प्रथम देश का नाम भारत है, इंडिया। लेकिन 73 वर्षों तक जिन लोगों का शासन रहा, जिन लोगों का इस देश में राज रहा, आज तक हमारे देश की सेनाओं को और हमारे एरिया की पुलिस को जय भारत नहीं बोलने, जय हिंद बोलवाते हैं। कहाँ है हिंदुस्तान? कौन से संविधान में हिंदुस्तान नाम का देश लिखा हुआ है? देश का नाम भारत है, तनख्वाह भारत की ले रहे हैं, रोटी भारत की खा रहे हैं, स्टार भारत का लगा रहे हैं और जय बोल रहे हैं हिंदुस्तान की, जय हिंद बोल रहे हैं। अरे गद्दारों, आदिवासी जाग गया है, भारत का मालिक जाग गया है और अब ये जग करके अपने तरीके से देश को चलाएगा और तब तुम सब फांसी पर लटकते हुए नजर आओगे। क्यों? क्योंकि संविधान के विरुद्ध काम कर रहे हो, देश के विपरीत काम कर रहे हो। तो संविधान के अनुसार देश को चलाने वाले, कलम के अनुसार देश को चलाने वाले जिस दिन देश की गद्दी पर जाकर के बैठेंगे, उस दिन ये देशद्रोही गद्दार जो हैं उनके ऊपर कोर्ट कचहरियों में
मुकदमे चलेंगे और इनको फांसी की सजाएं होगी। और सजा कौन दिलवाएगा? यही प्रधान जी जैसे हमारे नेता दिलवाएंगे। लेकिन उसके लिए हमको गैर आदिवासी राजनीतिक पार्टियों को छोड़ना पड़ेगा। हमारा आदमी दिल्ली जाता है टिकट लेने के लिए, जयपुर जाता है टिकट लेने के लिए, एरिया आदिवासी है, मालिक आदिवासी है, वोट देने वाला आदिवासी है, और टिकट लेने के लिए आदिवासी एरिया के बाहर जाता है। कहां जाता है? दिल्ली। कहां जाता है? जयपुर। और जयपुर और दिल्ली में कौन बैठे हुए हैं? विदेशी जातियां, गैर आदिवासी जातियां। हमारे आदिवासी भाइयों ने देश को दो भागों में बांटा, सिविल एरिया और शेड्यूल एरिया, आदिवासी एरिया और गैर आदिवासी एरिया। गैर आदिवासी एरिया में रहेगा, आदिवासी एरिया में रहेगा। इसके लिए सिविल एरिया और इसके लिए शेड्यूल एरिया बना है। लेकिन बड़े शर्म की बात है हमारे लिए, आज रात को हम माउंट आबू में हमारे 2500 और 3000 के लगभग हमारे आदिवासी भाई रहते हैं। वहां की स्थिति यह है कि वहां ऊपर किसी को मकान नहीं बनाने दिया जा रहा, कच्चा मकान नहीं बनाने दिया जा रहा है। कहां हो रहा है? आबू पर्वत। ये हमारे प्रधान जी जानते होंगे। इस पर संविधान में लिखा हुआ है, आर्टिकल 243ZC। प्रधान जी आपके मोबाइल में टाइप करना, ये सारा आ जाएगा। आर्टिकल 244ZC, उसमें लिखा हुआ है कि शेड्यूल एरिया में नगर पालिका नहीं हो सकती है। तो फिर माउंट आबू में हमारे आदिवासी के मकानों को तोड़ने वाली और हमारे आदिवासी को मकान नहीं बनाने देने वाली नगर पालिका को लेकर के कौन आया? तो कांग्रेस आई, गैर आदिवासी राजनीतिक पार्टी, बीजेपी आई, गैर आदिवासी राजनीतिक पार्टी, और हमारे आदिवासी भाई टिकट लेने के लिए दिल्ली गए, जयपुर गए, और जयपुर दिल्ली वालों ने टिकट दिया तो उनको समझाया कि ये आदिवासी एरिया में जाकर के 243ZC की बात मत करना, 5वीं अनुसूची की बात मत करना, हम जो कहे उतनी ही बात करना। तो हमारे ये MLA, चाहे वो समाराम जी हो, चाहे हमारे वहां के कोई से भी राम जी हो, आदिवासी के अधिकार की बात नहीं बोलते हैं। वो बोलते हैं गैर आदिवासी की भाषा, वो बोलते हैं गैर आदिवासी की भाषा। तो आदिवासी को क्या करना पड़ रहा है? दिल्ली और जयपुर से टिकट लेकर के आते हैं, उनको वोट नहीं देना है। आदिवासी समाज इकट्ठा होकर के तय करो कि अब के दिल्ली किसको भेजना है, अब के जयपुर किसको भेजना है। आपकी जाजम तय करेगी, और आपकी जाजम पे बैठा हुआ आदमी जब जयपुर और दिल्ली जाएगा तो वो 243ZC की बात करेगा। वो शेड्यूल एरिया से गैर आदिवासी को बाहर निकालने की बात करेगा, और शेड्यूल एरिया में केवल आदिवासी के रहने की बात करेगा। जो बात हमारे 2 आदिवासी शेरों में से एक बब्बर शेर राम प्रसाद जी डिंडोरिया बैठे हुए, इन्होंने पहली बार विधानसभा में जाकर के हमारे बाप दादाओं की भाषा में बोला। बाप दादा क्या कहते थे कि सुरे काटा रिजू, मजबूत रहना, सुरे काटा रिजू, पणी गणी ने त्यार रिजू, कलम माविन मळो हो ने मांडी ते मेल मळे ने काटियावाड़ा मळे ने आ गैर आदिवासी वधारे लड़ाई करेगा तो रांडी बैरे भी मळे, क्योंकि मारे जाएंगे। कायदा बोल रहा है, कानून बोल रहा है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा। ये किसने बोला? हमारे राम प्रसाद जी ने इसी भाषा में बोला। मांडी ते मेला ने काटियावाड़ा हमारे बाप दादे 5वीं अनुसूची के बारे में बोल करके गए हैं, और वही बात आज हम बोल रहे हैं कि कब तुम आदिवासी एरिया में तुम्हारी सिविल एरिया की गैर आदिवासी पब्लिक यहाँ है, उसको यहाँ से कब तुम रवाना कर रहे हो, कब खाली कर रहे हो एरिया? क्योंकि हमारे बाप दादाओं के पास जमीन ज्यादा थी तो
हमारे बच्चे ज्यादा नहीं होते हैं तब तक यहाँ रहो और कमा के खाओ, यूं करके जमीन दी थी, मालिक बन जाना, खाता बना लेना, ये कह करके जमीन हमारे बाप दादाओं ने नहीं दी थी, जो बात 1957 में सुप्रीम कोर्ट भी बोल गई। तो एरिया किसका है? आदिवासी का एरिया है। 2 आदमी गए समाज के, और ये हमारे 2 आदमी बीटीपी नाम की एक पार्टी उससे लड़े थे, लेकिन बीटीपी के लोग भी गैर आदिवासी से बिक गए। दिल्ली जयपुर वालों के हाथ वो भी बिके, और वो भी दिल्ली जयपुर वालों की भाषा बोलने लग गए। उन्होंने कहा कि अब आदिवासी समाज तय करेगा, उसको हम टिकट नहीं देंगे। आदिवासी समाज ने कहा तुम्हारी पार्टी आदिवासी एरिया से बाहर निकालो, हमको नहीं चाहिए। और समाज के आह्वान पर प्रधान जी, हमारे दोनों विधायकों ने बीटीपी को छोड़ दिया और समाज की जाजम पे समाज के साथ बैठे। बीटीपी का हाईकमान को बोल दिया समाज ने आह्वान किया है, समाज के बीच में रहेंगे, हम तुम जो कहते हो वो नहीं करेंगे। तो समाज जिसको चुनेगा, समाज जिसको टिकट देगा, समाज जिसको जयपुर भेजेगा, दिल्ली भेजेगा, वो समाज की बात मानेगा, वो पार्टी की बात नहीं मानेगा। और पार्टी जिसको दिल्ली जयपुर भेजेगी वो पार्टी की बात मानेगा, आदिवासी की बात नहीं। और गैर आदिवासी लोग आदिवासी को खत्म करने के षड्यंत्र कर रहे हैं। इतना बड़ा कानून हमारे बाप दादाओं ने 1874 में 150 वर्ष पहले लिया। क्या लिखा कि आदिवासी एरिया तो हमारा है ही सही, लेकिन जहां कहीं पर भी 50 से ऊपर अगर आदिवासी हो जाएंगे तो वो एरिया हम वापस ले लेंगे। क्या कायदा बनाया कि 50 से ऊपर जहां कहीं पर भी आदिवासी हो गए वो एरिया हम तुमसे छीन लेंगे और वो एरिया आदिवासी एरिया बन जाएगा। हमारी पिंडवाड़ा और ये 4 हमारी पंचायत समितियां जो हैं वो 10 साल पहले आदिवासी एरिया नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि आदिवासी की संख्या कम थी, लेकिन गैर आदिवासी के मुकाबले आदिवासी ने बच्चे ज्यादा पैदा किए, तो उस एरिया में आदिवासी की संख्या बढ़ गई और वो एरिया आदिवासी एरिया हो गए। और मेरे ख्याल से प्रधान जी इसी वजह से प्रधान बन करके हमारे बीच में बैठे। तो कायदा किसने लिया कि संख्या आदिवासी की संख्या बढ़ जाएगी तो इलाका खाली करवा देंगे, वो इलाका आदिवासी एरिया हो जाएगा। ये कायदा हमारे बाप दादों ने लिया। ये कायदा ब्राह्मण को नहीं मिला है, ये कायदा बनियों को नहीं मिला है, ये कायदा वो महाराणा प्रताप के वंशजों को भी नहीं मिला है, ये राणा कुंजा के वंशजों को मिला है, क्योंकि ये यहाँ के मालिक हैं। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि नसबंदी वाली स्कीमें लेकर के आए कि आदिवासी की संख्या कम करनी है। क्यों? क्योंकि संख्या बढ़ जाएगी तो सारा देश छीन लेंगे। तो आदिवासी की संख्या कम करनी है तो ऑपरेशन नसबंदी वाले ऑपरेशन ना, 1 या 2 ही पैदा करो, ज्यादा पैदा मत करो। अरे वो तो उनको करना था, उनकी जमीन नहीं है भाई, हम तो जमीन के मालिक है, जितनी चाहिए जमीन उतनी जमीन हमारे पास में है। वो कायदा यहाँ के लिए नहीं है। लेकिन आदिवासी एरिया को खत्म करने का षड्यंत्र उनका है। आदिवासी एरिया 2 तरीके से खत्म हो सकता है, या तो आदिवासी एरिया में आदिवासी की संख्या कम हो जाए, या आदिवासी अपनी पहचान खो दे। अगर आदिवासी जैसा नहीं रहेगा तो आदिवासी से बाहर निकाल देंगे। हमारे एक भाई ने डीलिस्टिंग की बात, अगर आदिवासी हिंदू जैसी पूजा करता है, ईसाई जैसी पूजा करता है, तो वो आदिवासी नहीं कहा जाता है। आदिवासी गैर आदिवासी के झंडे को उसके घर पे लगा देता है तो वो आदिवासी नहीं कहलाता। क्यों? क्योंकि आदिवासी का झंडा है, उसमें चांद और सूरज का निशान है, और आदिवासी के झंडे में
सूर्य चंद्रमा के निशाने, 3 रंग में आदिवासी का झंडा बनता है, सफेद में, हरे में, लाल कलर आदिवासी का झंडा बनता है। तो सफेद, लाल और हरे को छोड़ करके भगवा या किसी भी कलर का झंडा आपने अपने घर पे लगा लिया, ओम लिखा हुआ झंडा अगर आपने अपने घर पे लगा लिया तो आदिवासी से बाहर होना तय है। अगर ईसाई का झंडा आपके घर पे लगता है तो आप आदिवासी से बाहर हो जाए, वो उनका षड्यंत्र है। आदिवासी बचेगा तो इलाका बचेगा। 100% नौकरी आदिवासी करेगा, 100% जमीन आदिवासी के पास रहेगी, 100% प्रधान प्रमुख MP MLA आदिवासी रहेंगे। और ये बात करने वाले लोग हमको जयपुर दिल्ली भेजने, आदिवासी एरिया में व्यापार कौन करेगा? मैं हमारे प्रधान जी ग्रासिया जी है उनको बता रहा हूँ, 6ठी अनुसूची का 10वां पॉइंट है संविधान में लिखा। 6ठी अनुसूची के 10वें पॉइंट में लिखा हुआ है कि जिला परिषद अगर 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कर दे कि आज के बाद सिरोही जिले में आदिवासी को छोड़ करके या पिंडवाड़ा पंचायत समिति में आदिवासी को छोड़ करके दूसरी किसी जाति का व्यक्ति व्यापार नहीं करेगा तो गैर आदिवासी माचिस की डिग्गी और बीड़ी का बंडल भी नहीं बेच सकते। संविधान में लिखा हुआ है, कायदों में लिखा हुआ है। ये 50-50 शहीद हुए उन्होंने लिखवाया है, 1500 मानगढ़ पे शहीद हुए उन्होंने लिखवाया है। हमारे हिस्से की कुर्बानियां, हमारे हिस्से का खून हमारे बाप दादों ने बहा करके ये कायदा लिया है। आपको और मेरे को खून बहाने की जरूरत नहीं है, केवल वोट एक उंगली से बटन दबाना है। कहाँ दबाना है? आदिवासी समाज कहता है वहां दबाना है, गैर आदिवासी पार्टियां कहती वहां नहीं दबाना। शहीद नहीं होना है, गोली नहीं खानी है, कुछ भी नहीं करना है। जयपुर दिल्ली समाज की बात करने वाले लोगों को भेजना, इतना भी हम नहीं कर सकते हैं। क्या हम भूला वालोरिया शहीदों के वंशज नहीं? क्या हम मानगढ़ के शहीदों के वंशज नहीं है? उनमें हमारा खून नहीं है? हमारा खून भी खोलना चाहिए। हम किसी को इस देश से भगा नहीं देना चाहते, लेकिन आदिवासी का अधिकार है, आदिवासी का संविधान है, उसके खिलाफ चलोगे तो आदिवासी एरिया से तो भगाएंगे सही, हो सकता है कल देश भी खाली करना पड़ जाए। क्योंकि मालिक ने तुम्हारे हाथ में देश दे करके देख लिया, तुम देश को नहीं संभाल पाए। तुमने देश को पाकिस्तान में बांट दिया, तुमने देश का बांग्लादेश बना दिया, तुमने हमारे भारत के 12 देश बना दिए, 12 टुकड़े कर दिए। गद्दार हो तुम, देश को संभालने के लायक नहीं हो। देश को केवल एक ही व्यक्ति संभाल सकता है, एक ही समाज संभाल सकता है, और वो है आदिवासी समाज, जिसका झंडा चांद सूरज वाला है, जिसका झंडा लाल है, जिसका झंडा हरा है, जो मूर्तियों को नहीं पूछता है, ये सूरज चांद है उसको पूछता है। इसलिए आदिवासी परिवार ने नारा दिया है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा। तो भारत देश किसका है? जोहार बोलने वालों का है। जोहार का क्या मतलब होता है? जोहार का मतलब होता है, एक बात होती है छिप के, सानी बात, हताई नहीं बात, छिप करके बात करते हैं, और एक बात है वो खुली बात करते हैं अपन, खुले में। जैसे मैं खुले में बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूं? मैं जाहिर बोल रहा हूं। बात को खुला करना, जाहिर का मतलब होता है प्रकट, जाहिर का मतलब होता है सामने, जाहिर का मतलब होता है जिंदा, और आकृति का मतलब होता है मुर्दा, मूर्ति का मतलब होता है मुर्दा। लेकिन हमारे बाप दादे जिंदा की पूजा करते थे, जाहिर है उसकी पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। जिंदा है जो पूर्व में उगता है और चलते चलते शाम को वहां अस्त होता है, और चांद उगता है वो भी चलता है, जिंदा है। धरती जिंदा है क्योंकि बीज डालते हैं तो बीज उगता है। कभी मूर्ति में जाकर के बीज डाल के देखना, उसके हाथ में, उसके सिर पे उगेगा? नहीं उगेगा। क्यों? क्योंकि मूर्ति मुर्दा है, धरती जिंदा है, सूरज जिंदा है, चांद जिंदा है, और ये प्रकट है, ये खुला है, ये जाहिर है। उसकी जय का नाम है जय जोहार। जोहार का मतलब आप सब बैठे हुए हो, उनकी भी जय। आप सब में
कोई गरीब नहीं रह जाना चाहिए, कोई बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं बन जाना चाहिए। उस भावना का नाम है जोहार। हर प्राणी का सम्मान, हर प्राणी की इज्जत करना। प्रकृति का मतलब क्या? धरती की जय। धरती की जय का मतलब क्या हुआ? पेड़ पौधे, पानी, पर्वत, पहाड़, उनकी जय। और इस धरती पे जितने लोग बैठे हैं उनकी जय। ये बहनें बैठी हुई हैं, वो भी जोहार हैं। आप भाई बैठे हुए हो, वो भी जोहार है। मैं भी जोहार हूँ। हम सब एक दूसरे की इज्जत करें, मान सम्मान करें, एक दूसरे से प्रेम करें। उसका नाम है जोहार। और वो धर्म है आदिवासी का, वो संस्कृति है आदिवासी की। और इस धरती पे बाकी जितने भी धर्म वाले हैं वो मुर्दों की पूजा करते हैं। ईसाई किसकी पूजा कर रहे हैं? ईसा मसीह के मुर्दे की पूजा कर रहे हैं। मुसलमान किसकी पूजा कर रहे हैं? जितनी भी उनकी घोर मस्जिद में जा करके देना, कोई न कोई समाधि है, मुर्दा है, उसकी पूजा कर रहा है। हिंदू किसकी पूजा कर रहा है? मूर्तियों में जो भी देवता है सब मर गए, वो चलते फिरते नहीं हैं, उनकी पूजा करें। सारे लोग इस धरती पे मरे हुए की पूजा कर रहे हैं। केवल आदिवासी ऐसा है जो जिंदे की पूजा कर रहा है, जो है उसकी पूजा कर रहा है, जो दिख रहा है उसकी पूजा कर रहा है, दूसरे की पूजा। तो जो चांद सूरज की पूजा करता है, जो प्रकृति की पूजा करता है, वो इस देश का मालिक है। जो आकृति की पूजा करता है वो विदेशी है, इस देश का मालिक नहीं है। हमारा संविधान बोल रहा है। तो जो आज आरएसएस वाले आपको भगवा झंडा आपके घर पे आके लगा रहे हैं ना, जो जय श्री राम या दूसरी चीजें आपको बुलवा रहे हैं ना, जय जोहर का विरोध कर रहे हैं ना, वो इस देश का मालिक बनना चाहते हैं। और जोहर वाला, प्रकट वाला, चांद सूरज वाला जो इस देश का मालिक है उसको खत्म करना चाहते हैं। उसका षड्यंत्र ये सब कर रहे हैं। उस षड्यंत्र से हमको आदिवासी समाज को बचाना। तो आदिवासी परिवार कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। आदिवासी परिवार है हमारे बाप दादों की सोता जुगनी सीली वारी जगाड़वानी बात है। जुग पलटो करवानी बात आदिवासी परिवार की बात है। युग परिवर्तन, जुग पलटो, मांडूगढ़ जुमलो, पुला वालरिया जुमलो, जगाड़वानी बात है। ये आदिवासी परिवार की बात। आदिवासी को इस देश का मालिक बनाने की बात है, वो आदिवासी परिवार। आदिवासी एरिया के लिए करोड़ों रुपये का हमारे बाप दादों ने लिखा हुआ है कि आदिवासी एरिया का मालिक तो है ही सही, लेकिन देश के खजाने का भी आधे रुपये का मालिक आदिवासी है। ये कायदे में लिखा हुआ है। ये कोई 1.5 लाख रुपया तुमको आवास बनाने के लिए दे रहे हैं, तुम्हारा आंगन में हैंडपंप खोद रहे हैं, या तुम्हारा आंगन में सीसी सड़क बना रहे हैं, वो कोई मेहरबानी नहीं कर रहे हैं। वो तो हमारा है ही सही, लेकिन तुम जो दबा करके बैठे हो वो भी वो करोड़ों अरबों रुपया हमारा दबा करके बैठे हुए हैं। उसका मालिक बनने की लड़ाई आदिवासी परिवार की लड़ाई। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे हैं, बहनें हैं, उनको मजदूरी दिन दिन जो मरते हैं उस पीड़ा से, उस तकलीफ से बचाने की लड़ाई है, वो आदिवासी परिवार की लड़ाई है। और इस लड़ाई का काम आदिवासी परिवार जो है वो कर रहा है। मैं इस समय पर हमारे इस क्षेत्र से और भी साथी यहाँ पर आए हुए हैं। एक बार पुनः मैं पुला वालरिया के ये जो शहीद हैं उन शहीदों को नमन करता हूँ। और आप सबके भीतर भी उन्हीं शहीदों का खून है, उन्हीं शहीदों की आत्माएं आपके भीतर हैं। आप सबको मैं पुनः हमारे शहीदों की याद दिलाते हुए आपको इस बात की याद दिला रहा हूं कि एरिया की लड़ाई हमको लड़नी है। आप सिरोही में तैयार हो जाइए। बांसवाड़ा पहले से तैयार है, डूंगरपुर पहले से तैयार है, गुजरात को भी हम तैयार कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को भी हम तैयार कर रहे हैं। एरिया की लड़ाई आदिवासी ने शुरू कर दी है। पहले आदिवासी एरिया लेंगे, पहले भील प्रदेश, आदिवासी का प्रदेश पहले हम बनाएंगे और इसके बाद में देश की लड़ाई भी लड़ेंगे। तो हमारे बच्चे बोलते हैं ना, अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शेड्यूल एरिया की लड़ाई शुरू कर दी है और शेड्यूल एरिया जीत करके देश के लिए भी आ रहे हैं।
वहाँ जो भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन करके बैठे हुए हो, सावधान हो जाओ, तुम्हारे बाप तुम्हारे मालिक आ रहे हैं, तैयारी चल रही है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम।